नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 में रीजनिंग की एक दमदार क्लास देखेंगे। साथियों, आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहेगा, यानी कि 12 नंबर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और आज की इस क्लास में हम बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को कवर करेंगे, जिसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चनों को जानेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके डिजाइन किए गए हैं, जो सारे के सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस में होंगे वो आपके सामने रखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में कुछ इस तरह के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो लिखा है ताजमहल स्मारक और व्हाइट हाउस। ताजमहल स्मारक और व्हाइट हाउस में कौन सा सही बेन आरेख होगा जो यहाँ पर बनेगा। इसके अतिरिक्त साथियों हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प विषम है, यानी कि चार आपके सामने आकृतियां हैं, चार विकल्प हैं, तो इनमें से ये बताना है दोस्तों कि इसका सही विषम उत्तर क्या होगा, ये पता करेंगे। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रॉपर यूपी पुलिस के लिए शानदार साबित होंगे आज की क्लास में। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का अनसॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए, अगर आप अनसॉल्व्ड पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर हम प्रतिदिन आपको क्या करते हैं, क्लास से संबंधित ये जो नोट्स हैं सारे के सारे टेलीग्राम पर भेजते हैं, और टेलीग्राम पर आपकी जो इंपॉर्टेंट नोट्स इन्फॉर्मेशन सारी की सारी शेयर की जाती हैं। तो आप हमें वहां पर जरूर ज्वाइन करें। चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, DS सर ऑफिशियल 13 नाम से है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी इसका उत्तर सही से बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, तारा उसी प्रकार आकाश गंगा से संबंधित है जिस प्रकार पुष्प संबंधित है डैश से। तो बताओ इस विकल्प में जो रिक्त स्थान है इसके स्थान पर कौन सा नंबर भरा जाएगा, कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखो दोस्तों, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर तारा की, तारा क्या है, एक सबसे पहले समझो यहाँ पर तारा, एक मिनट, यहां पर आप समझेंगे तारा को। ठीक है, तारा को समझेंगे। तारा किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन में कहा है सर आकाश गंगा से। किससे, आकाश गंगा। तो ये क्या होता है, इसको पहले समझना होगा, इसका लॉजिक समझना होगा। दोस्त याद रखेंगे, जो आकाश गंगा है अपनी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, ये इस आकाश गंगा में कई असंख्य तारे मौजूद हैं। इस आकाश गंगा में असंख्य तारे मौजूद हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार बात करते हैं पुष्प की। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर एक से अधिक पुष्प हो। जैसे सूर्य एक तारा है, आकाश गंगा में कई प्रकार के सूर्य मिलते हैं, आपको कई सारे सूर्य मिलते हैं। उसी प्रकार ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कई पुष्प मिले, कई प्रकार के पुष्प मिले। तो दोस्त आप कहेंगे गुलदस्ता एक ऐसा स्थान है जहां पर आपके निरंतर बहुत सारे फूल एक साथ दिखाए जाते हैं। देखो फूल बहुत सारे, यानी कि पुष्प जो होंगे वो एक साथ ना तो खिलेंगे, मतलब खिलते हैं एक गार्डन में, लेकिन एक साथ जब दिखेंगे विकल्प के अनुसार, गार्डन तो ऑप्शन में है नहीं, तो गुलदस्ता इसका सही उत्तर बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दोस्तों हमसे कहा है यहां पर, एक निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, और भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर ज्ञात करें। यहां पर एक समीकरण दे रखा है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बिना प्रतीकों के सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहां पर 10 है, 10 के बाद 4 है, 4 के बाद फिर से 10 है, उसके बाद 6 है, और 6 के बाद 2 है। और क्वेश्चन के कहे अनुसार अगर सारे के सारे प्रतीक बदल दिए जाएं, सारे के सारे अगर प्रतीक बदल दिए जाएं, तो कहा है भाग का अर्थ माइनस है तो पहले स्थान पर माइनस, और जहां पर माइनस है माइनस का अर्थ प्लस है दूसरे स्थान पर प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है तो इसके स्थान पर गुणा रख देंगे। इसके बाद जहां पर गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड रख देंगे। देखो अब इस प्रश्न में आपको बोर्ड मास के अनुसार सॉल्व करना है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे सर द्वितीय का 6 मल्टीप्लाई में 10 रहेगा। ठीक है, और यहां पर प्लस में 4 रहेगा, माइनस में क्या रहेगा, आप कहेंगे सर 10 रहेगा। तो देखो यहां पर 10 होगा, माइनस का 4 होगा, और प्लस में 10 तिया का 30 हो जाएगा, और 30 10 जुड़ जाएगा 40, और 40 में से 4 चला जाएगा, 40 में से क्या चला जाएगा, 4, तो आप कहेंगे सर 36 बचेगा। आप बता देंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर 4 जिसमें 36 दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, कोड भाषा का अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको याद रखना है, जो प्रतीक आपको चेंज करने को बताए उसी अनुसार चेंज कर देना है, और आपको बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉल्व कर देना है। बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि चिल्लाना अगर बोलना से संबंधित है, दो क्वेश्चन मार्क आपके सामने है, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो चिल्लाना और बोलना में अंतर क्या है, इसके लॉजिक को समझो। देखो बोलना एक प्रकार में धीमी गति से बोला जाता है,
मतलब एक कमजोर प्रक्रिया है, यानी कि एक धीमी प्रक्रिया है। बोलना एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि चिल्लाना क्या है, एक तीव्र प्रक्रिया है। इस बात को याद रखेंगे। है तो दोनों के दोनों। जैसे कि किसी व्यक्ति को आपको बुलाना है, आपने उससे आराम से कह दिया, कुछ दूरी पर था, अरे दोस्त इधर आना, लेकिन जब उसने नहीं सुना तो आपने बहुत तेजी से चलाया, अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार से देखो, बोलना धीमी प्रक्रिया है और तीव्र क्या है, आपकी चिल्लाना तीव्र प्रक्रिया है। तो पेट्रोल बताओ, पेट्रोल धीमा है ईंधन या फिर ईंधन, जल्दी से बताओ। पेट्रोल ईंधन का संबंध नहीं बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो, ना तो ईंधन धीमा होता है और ना ही पेट्रोल तीव्र होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे विकल्प नंबर 2 की, विकल्प नंबर 2 को समझो। यहां पर मैं विद उदाहरण के आपको समझाऊंगा। देखो, कोई व्यक्ति क्रोध में है, मान लीजिए एक साधु जी है, वो क्रोध में है, ठीक है। तो अगर आप उनको थोड़ी बहुत चिढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, तो आपने कई फिल्मों में भी ऐसा देखा होगा, फिल्मों में भी तो क्या करते हैं वो साधु लोग, जब क्रोध में होते हैं, कोई उनको परेशान करता है तो वो कहते हैं मेरे प्रकोप से बचेगा नहीं तू। मतलब अगर वो क्रोध में है, अगर कोई साधु क्रोध में है, तो उसका जो अधिक क्रोध होगा, वो प्रकोप होगा, वो कहेगा मैं तुमको श्राप दे दूंगा, फलाना ढिकाना। तो उसमें कुछ लोग मजाक में कह देते हैं कि मैं डिस्पोजल ले आऊंगा, ये सारी बातें मजाक की हैं, ठीक है, इनको छोड़ देंगे। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो प्रकोप का क्रोध बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और वर्गीकरण का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्त, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, जबकि एक असमान है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहां पर हमें क्या बताना है, असंगत बताना है। तो आप इसको समझो अच्छे से। कह रहा है दोस्तों, मंद गति, दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति और हड़बड़ी, इनमें से असंगत क्या होगा ये बताना है। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं, तो दौड़ा दौड़ी का मतलब है जल्दबाजी, मतलब जल्दी करना। क्या करना, जल्दी करना। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहां पर लिख लेंगे आप लोग, क्या कर लेंगे, जल्दी करना, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, दौड़ा दौड़ी का मतलब जल्दी करना। तीव्र गति का मतलब भी होता है जल्दी करना, ठीक है। आप कहीं जैसे जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त से कहते हैं यार जल्दी चलो, मुझे कोचिंग जाना है, तो तीव्र गति से चलो, मैं लेट हो गया हूं। तो यहां पर यह भी जल्दी करने से संबंधित हो जाएगा। जल्दी कार्य करना कह सकते हैं, जल्दी करना कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हड़बड़ी के बारे में। तो मैं फिर से वही कोचिंग का उदाहरण देता हूं। जैसे आप रूम पर थे और रूम पर जैसे आपकी डेडिकेटेड 9 बजे से कोचिंग का टाइमिंग है, लेकिन आप 8:50 पर क्या है, सो के जगते हैं। तो उस समय क्या होता है, हड़बड़ी मचती है और हमें लगता है कि 100-200 मीटर मेरी कोचिंग दूर है, अब मैं जल्दी जाना है, हड़बड़ी करना है। तो इसका भी कार्य क्या हो जाएगा, जल्दी करना हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, जल्दी करना हो जाएगा। लेकिन जब आप मंद गति की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 1 इसका विषम उत्तर बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मंद गति का मतलब है स्लो कार्य करना, दौड़ा दौड़ी जल्दी कार्य करना, तीव्र गति से जल्दी कार्य करना, हड़बड़ी से जल्दी कार्य करना, ठीक है। आपने सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का, ऐसी कहानियां अपने क्षेत्र में चलती रहती हैं, ठीक है। तो उन्हीं में मंद गति आपका धीमे धीमे हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो विषम उत्तर आपका मंद गति, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दोस्तों आपका मानसिक अभिरुचि से संबंधित है। देखो, मानसिक अभिरुचि के आपके पास क्वेश्चन पूछने जाते हैं और इंपॉर्टेंट तरीके से ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष पुलिस में पूछे गए थे, ठीक है। जो पिछला पेपर हुआ था उसमें जो पूछे गए थे मानसिक अभिरुचि के। तो आपको बताना है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद 4 विकल्प हैं, कौन इसका सही उत्तर बनेगा इसको बताना है, ठीक है। देखो, 5वें नंबर में कहा है कि अपराध नियंत्रण हेतु बनाई गई फरार अपराधियों की प्रथम सूची में कौन से अपराधी शामिल होंगे। देखो, अपराध को नियंत्रण करने के लिए एक अपराधियों की, फरार अपराधियों की सूची बनाई गई है थाने के द्वारा। तो बताना है कौन से अपराधी उसमें शामिल होंगे। सभी फरार अपराधी शामिल होंगे। बात कर रहा है दोस्तों प्रथम सूची की, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, ये प्रथम सूची की बात कर रहा है। कह रहा है सभी अपराधी जो फरार हैं वो शामिल होंगे। वह जिनके नाम पता जाति आदि सत्यापित किए जा चुके हैं, वह जिनका नाम पता जाति आदि सत्यापित नहीं हुए हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखो, यहां पर जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर लगाएंगे। लेकिन दोस्त ये इसका गलत उत्तर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रथम सूची में। प्रथम सूची में कौन से अपराधी होंगे जो हम अपराध नियंत्रण हेतु क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखो, पुलिस क्या करती है दोस्त, जो अपराधियों के बारे में जानकारी रखती है, जो आपका कोई वगैरह आपके क्षेत्र का कोई स्पेशल डकैत चोर जो भी होगा, उसकी जानकारी पुलिस को होती है, ठीक है। वो अपनी गुप्तचर बना के रखती है। तो उसके क्या होता है दोस्त, याद रखेंगे, वह अपराधियों को वो सबसे पहले प्रथम सूची में रखेगी जिनका उसे नाम पता जानकारी सब कुछ है और उसके जो सत्यापित है, थाने में सारी की सारी चीजें जमा है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या करेगी, सबसे पहले प्रथम सूची बनाएगी। उसके बाद फरार और जिनके पता नहीं है वो अन्य बाद में आएंगे। लेकिन हमसे प्रथम सूची पूछा है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन है। कह रहा है एक दिन सूर्यास्त के समय
एक दिन सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो अर्जुन का मुख किस दिशा की ओर है? तो देखो सबसे पहले कहा है दोस्तों हमसे सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय जो सूर्य होगा, जो आपका सन होगा, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो हमारा सन होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सन को, ठीक है। ये हमारा सन हो जाएगा। ये किस दिशा में होगा? आप कहेंगे सर शाम के समय जो होता है वो सूर्य आपका पश्चिम में होता है, क्योंकि सुबह निकलता है तो पूर्व में और शाम को पश्चिम में होता है। तो इसकी परछाई कहां पर बनेगी? आप कहेंगे इसकी परछाई निश्चित है पूर्व दिशा में, ठीक है। लेकिन यहां पर दो बच्चे हैं, दो बच्चे बैठे हैं, एक का नाम है रमन, जिसकी परछाई ठीक उसकी बाईं ओर बन रही है। तो मैं यहां पर दो लड़के बैठाऊंगा। क्या करूंगा? मैं यहां पर दो लड़के बिठाऊंगा कुछ इस तरीके से। देखो परछाई कहां पर बन रही है? परछाई आपकी निश्चित है पूर्व दिशा में, और दो लड़के इस तरह से बैठे हैं। लेकिन दोस्तों हमसे कहा जो रमन है उसकी परछाई जो है ठीक उसी की बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि रमन की बाईं ओर। देखो अगर मैं रमन को दक्षिण की ओर मुख करके बैठा दूंगा, अगर मैं R4 रमन को दक्षिण की ओर मुख करके बैठा दूंगा, तो रमन दक्षिण की ओर मुख करने के कारण इसका जो बायां हाथ होगा वो पूर्व की दिशा में हो जाएगा। तो वही तो कहा है परछाई पूर्व दिशा में, परछाई निश्चित है पूर्व में बन रही है, तो रमन आपका बाईं ओर कहां पर हो जाएगा? पूर्व दिशा में, इसका बायां हाथ हो जाएगा। और कहा है दोस्तों अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करे है, तो अगर जो रमन है उसका मुख दक्षिण में हो जाएगा तो अर्जुन का पता चल जाएगा कि अर्जुन का होगा उत्तर में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो मित्र बात करते हैं वो कभी पीट करके बात नहीं करते हैं, ठीक है। पीट करके कभी बात नहीं करते, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बार फिर से सादृश्यता का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो संख्या सादृश्यता से संबंधित है। दोस्तों इसमें हमसे कहा है उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी कि आपके सामने एक संख्या युग्म दे रखा है, देखो गौर से समझेंगे तो एक ये संख्या युग्म है 2863 का। कुछ इसी प्रकार से ऐसा कौन सा विकल्प है वही संबंध एज इट इज बनाता है। तो देखो 2863 में हम क्या संबंध बता सकते हैं? आप बता सकते हैं क्या इसमें इसका संबंध क्या हो सकता है? देखो अगर इसको देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो 28 और 63 में अंतर देख लेते हैं सबसे पहले। अगर अंतर की बात करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56 और 56 7 63, यानी कि 28 7 35 का अंतर है। कितने का है? तो आप कहेंगे 35 का अंतर है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर 35 का अंतर है? देखो यहां पर देखेंगे अंतर 20 का मिल रहा है, यहां पर देखेंगे अंतर कितने का मिल रहा है? 16 का मिल रहा है। यहां पर देखेंगे अंतर आपका कितने का हो जाएगा? 36 दूनी 72 6 78, यानी 42 का अंतर है। सॉरी। और उसके बाद यहां पर देखेंगे तो आपका जो अंतर है 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 मतलब 48 2 50 का अंतर है। 35 का अंतर तो किसी में मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये लॉजिक नहीं है? तो बिल्कुल ये वाला लॉजिक नहीं है। इसके लॉजिक की अगर दूसरे लॉजिक की चर्चा करेंगे तो इनको हम तोड़ लेंगे, कुछ नंबरों में तोड़ लेंगे, जैसे कि 4 गुणा 7, ठीक है, 4 गुणा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 गुणा 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणा 7 हो जाएगा, 7 गुणा 9 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद कौन सा विकल्प? जैसे विकल्प नंबर अगर 1 की बात करें तो यहां पर हम लिख लेंगे 16। क्या लिख लेंगे दोस्त? यहां पर लिख लेंगे 16 और इसके अनुपात में लिखेंगे 36। तो इसको समझो ये कैसे बनेगा? ये आपका बनेगा 4 गुणा 9। क्या बनेगा? 4 गुणा 9। और ये बनेगा आपका क्या बनेगा? आगे क्या बन जाएगा? 1 मिनट, 4 गुणा 9 ही बनेगा, ये बनेगा 4 गुणा 4 और यहां पर बन जाएगा 4 गुणा 9, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो देखो इसमें क्या है? इसमें आपका एक नंबर कॉमन मिल रहा है, इसमें एक नंबर कॉमन मिल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया यार, कुछ तो गड़बड़ है, इसको एक बार चेक करते हैं। देखो दोस्तों यदि आप 28 और 63 को देखेंगे, गौर से समझो, इसमें कौन से नंबर कॉमन है? तो आप कहेंगे 7 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। उसी प्रकार देखेंगे 36 और 16 में, तो यहां पर एक कॉमन नंबर आ रहा है आपका 4, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, देखो यहां पर दोनों नंबर 7 थे, गौर से समझना है। ये 7 नंबर दोनों थे 28 63 में, और यहां पर 4 और 4 दोनों कॉमन थे। लेकिन यहां पर आप 28 63 में देखेंगे तो पहली बार 4 का, दूसरी बार 9 का गुणा हुआ था। उसी प्रकार 16 और 36 में देखेंगे तो पहली बार 4 और दूसरी बार 9 का गुणा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? पहले 4 का गुणा 16 में और फिर बाद में 9 का गुणा 36 में, ठीक है। और एक कॉमन संख्या, यानी कि यहां पर 4 है तो यहां पर भी कॉमन संख्या आपकी 7 है, लेकिन गुणा आपका 4 और 9 का यहां हो रहा है, 4 9 का यहां हो रहा है। तो इस तरह से हमारा विकल्प नंबर 1 ही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन में आपको 2 कथन दे रखे हैं, इनके कुछ निष्कर्ष बताने। कह रहे दोस्तों सभी बिल्लियां जानवर हैं। क्या कह रहे? जितनी भी बिल्लियां हैं दोस्तों, जितनी भी आपकी बिल्लियां हैं, तो मैं यहां पर क्या बनाऊंगा? सबसे पहले बिल्ली बनाऊंगा, ये आपकी बिल्लियां हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी जितनी भी बिल्लियां हैं वो सारी की सारी बिल्लियां दोस्तों क्या हो जाएंगी? जानवर हो जाएंगी। ये प्रश्न में हमसे कहा है।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जानवर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जानवर। आगे दोस्तों हमसे कहा है कोई जानवर आदमी नहीं है। क्या कहा है, कोई जानवर क्या नहीं है, आदमी नहीं है। तो मैं जानवर की जो लड़ाई होगी वो आदमी से करवा दूंगा, तो यहाँ पर हमारा आदमी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो निष्कर्ष को समझिए। अब आप निष्कर्ष नंबर 1 पढ़ेंगे। कह रहे हैं कुछ बिल्लियां आदमी हैं। देखो बिल्लियां यहां पर हैं, गौर से समझो, बिल्लियां यहां पर हैं, आदमी यहां पर है। अगर आदमी चाहेगा बिल्लियों से मिलने भी, तो आप कहेंगे ये इसकी लड़ाई जानवर से, तो अंदर नहीं जा पाएगा। देखो अगर मकान मालिक जानवर है और उसके अंदर बिल्ली रह रही है और आदमी की लड़ाई जानवर से है, तो वो बिल्ली से कभी नहीं मिल पाएगा। गौर से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर बाहर वाले से लड़ाई है तो वो क्या अंदर कभी जा सकता है? आप बताओ, नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो विकल्प जो निष्कर्ष नंबर 1 है वो हमारा गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ आदमी जानवर हैं। कुछ आदमी जानवर हैं। देखो हमसे कथन में कह दिया कोई जानवर आदमी नहीं है, मतलब इनकी दोस्त लड़ाई करवानी है, तो कुछ आदमी जानवर भी नहीं बनेंगे। इस बात को याद रखेंगे। तो इस स्थिति में हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष 1, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है, इसकी माँ के पिता मेरे, इसकी माँ के पिता की बेटी की पत्नी, इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो दोस्तों यहां पर समझेंगे हम लोग, यहां पर अच्छे से समझेंगे। तो देखो यहां पर कह रहा है सांची की तस्वीर दिखाते हुए, कौन कहता है? नितिन कहता है। नितिन कहता है, यहां पर मैं रख देता हूं सबसे पहले सांची को। ठीक है, किसको रखूंगा? यहां पर मैं अगर सांची को रख दूंगा, एक बात आपको समझनी है, सांची की तस्वीर दिखाई है किसने? नितिन ने। तो यहां पर सांची ये एक लड़की है, इसको हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद समझो, सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है इसकी माँ, इसकी माँ किसकी? सांची की माँ। तो सांची की माँ यहां पर आ जाएगी। सांची की माँ के पिता, माँ के पिता यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, माँ के पिता यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सांची की माँ के पिता, पिता, सांची की माँ के पिता के बेटे, के बेटे की पत्नी, मतलब इस सांची की माँ का जो मामा होगा, कि बेटे तभी तो आएंगे। यहां पर सांची का कौन आ जाएगा? आप कहेंगे सर मामा आ जाएगा। ठीक है, सांची की माँ के पिता के बेटे की पत्नी, मतलब इस मामा की पत्नी, यहां पर इसकी शादी करवानी पड़ेगी किसी से। इस मामा की क्या बनेगी? ये सांची की दोस्त मामी बन जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके लिए माइनस, मामा है तो प्लस। ठीक है, माँ है तो माइनस और दादाजी है मतलब नाना जी है तो प्लस लगाए देंगे। ठीक है, इसके बाद समझो, इसके बाद की पत्नी, यहां पर पत्नी हो गई, मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब किसकी इकलौती बेटी है? तो दोस्त आप कहेंगे मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो अगर मैं मामा की सास बना दूं, यहां पर मामा की अगर सास दोस्त यहां पर बना दूं, मामा की अगर सास दोस्त यहां पर बना दूं, तो आप कहोगे ये इसकी इकलौती बेटी हो जाएगी, इसकी मामी। कहने का मतलब है जो आपका नितिन है वो सांची का कौन है? मामा है। इस बात को याद रखेंगे। अब फिर से समझो, इसमें कहा है सांची की माँ के पिता के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे? ये नितिन हो जाएंगे। और नितिन की जो पत्नी है, नितिन की सास की इकलौती बेटी है। वही तो क्वेश्चन में कहा है, तो वही हम बता देंगे। दोस्त हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? सांची की माँ कहां पर है? तो आप देखो दोस्तों, यहां पर कहेंगे ये है सांची की माँ, ये क्या है? सांची की माँ है। तो नितिन का सांची की माँ से किसके साथ लगाए? माँ के साथ। तो माँ क्या कहेगी नितिन को? माँ कहेगी नितिन मेरा भाई है। कौन है? नितिन मेरा भाई है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सांची की माँ हो जाएगी आपकी नितिन, नितिन सांची की माँ का भाई हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ये दोस्त रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका अभी हमने सही उत्तर बताया था, मंद गति। देखो यार, टाइपराइटर से निवेदन है, अगर वो क्लास देख रहा है तो यार इस तरह से बच्चों से व्यवहार न करें, कृपया क्वेश्चन अलग अलग टाइप करें। ठीक है दोस्त, सॉरी चाहेंगे यहाँ पर आपसे। यहाँ पर मंद गति इसका सही उत्तर हमने अभी पीछे चेक किया था। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है मांस उसी प्रकार शाकाहारी से संबंधित है। मांस उसी प्रकार शाकाहारी से संबंधित है जिस प्रकार अल्कोहल डैश से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक लॉजिक समझना है, उस लॉजिक के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं मांस को लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं शाकाहारी को। ठीक है, शाकाहारी को। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी शाकाहारी व्यक्ति मांस खाएगा? अगर वो व्यक्ति शाकाहारी है तो वो कभी मांस नहीं खाएगा। मांस कौन खाता है? तो आप कहेंगे मांसाहारी खाता है। उसी प्रकार अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल का मतलब होता है पौआ, यानी कि क्वार्टर होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब अल्कोहल की बात करेंगे। देखो मांसाहारी अगर मांस खाएगा तो वो मांसाहारी कहलाएगा, लेकिन मांस जो नहीं खाता है वो शाकाहारी कहलाता है। मतलब अपोजिट दे रखा है, मांस खाने वाला मांसाहारी होता है लेकिन उसका अपोजिट। अब जो आपका कौन अल्कोहल पीने वाला होता है वो कौन होता है? मद्दी होता है। कहने का मतलब है शराबी होता है। और शराबी का जो अपोजिट बनता है वो आपका मद्य त्यागी बनता है।
क्या बनता है, मद्य त्यागी बनता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो शराबी जो शराब पीता हो, मद्य त्यागी, मद्य का मतलब होता है मदिरा, और मदिरा को ना छूने वाला मद्य त्यागी हो जाता है। गौर से समझो, जो मांस नहीं खाएगा वो शाकाहारी होगा, जो शराब नहीं पिएगा वो मद्य त्यागी होगा। इस बात को याद रखेंगे तो विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धूम्रपान करने वाला मतलब जो सिगरेट बीड़ी पीता है वो धूम्रपान करने वाला होता है। ठीक है, आगे जल को बात करेंगे, इसकी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कैलेंडर से संबंधित है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों हमसे कहा 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा सप्ताह का, ये बताना है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की हम बात करेंगे, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है, इसके लॉजिक को समझना है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मेरी एक बात याद रखनी, मैं अगर कहूं 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी मैं क्या कहूं, क्वेश्चन में लिखा है 2020। ठीक है, 2020 को कौन सा दिन है दोस्तों, बुधवार है। ठीक है, कौन सा दिन है, आप कहेंगे सर बुधवार है। ठीक है, ये हमने बुधवार बना दिया। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर 31 दिसंबर की बात करूंगा तो आप बता सकते हो यहां पर कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा 2020 में। तो आप कहेंगे अगर लीप वर्ष नहीं है तो बुधवार हो जाएगा, अगर लीप वर्ष है तो आपका क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है दोस्तों, याद रखना है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिन 1 आता है। ठीक है, क्या आता है, विषम दिन 1 आता है। कहने का मतलब है अगर मैं 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक जाऊंगा तो आपके साधारण वर्ष में एक रिमाइंडर आएगा। जबकि अगर वो लीप वर्ष हुआ, वर्ष वो वाला वर्ष जिसमें हम काउंट कर रहे हैं, वो अगर लीप वर्ष हुआ तो उसका रिमाइंडर 2 बच जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वो कैसे बचता है, इस बात को आप लोग यहां पर थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखो एक साल में नॉर्मली 365 दिन होते हैं, कितने, 365 दिन। अगर हम यहां पर भाग लगाएंगे 7 से, तो आप बताओ 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 कितना बचेगा, आप कहेंगे 36 है तो 1 बचेगा, मतलब 15 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 विषम दिन बचेगा। अगर यहीं पर 366 का अगर वर्ष होता तो मैं 7 से भाग लगाता तो अभी 1 रिमाइंडर आया था, फिर रिमाइंडर कितना, 2 आ जाता। तो कहने का मतलब मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है और ये एक लीप वर्ष है तो इसका 1 जनवरी 2021 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा क्या, शुक्रवार। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 बुधवार में जोड़ दोगे, गुरु और शुक्र हो जाएगा। तो हमें 1 जनवरी 2021 का पता चल गया। क्या पता चला, 1 जनवरी 2021 पता चल गया। दिन कौन सा है सर, शुक्रवार है। कौन सा है, शुक्रवार। अब देखो अब हमें कहां तक जाना है, अब आसान है, बता सकते हो। 1 जनवरी का पता चल गया तो जनवरी में बचे 30 दिन, उसके बाद बचे 28 दिन फरवरी के। ठीक है, दोनों को जोड़ लो 58 हो जाएगा, और 58 में भाग लगाओगे 7 से, 7 8 56, रिमाइंडर बचेगा 2, और इसी 2 रिमाइंडर को किसमें जोड़ दो, इस शुक्रवार में जोड़ दो, तो शनिवार और रविवार। तो प्रश्न का सही उत्तर बनेगा आपका रविवार। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से समझो, यदि जिसको समझ में नहीं आया वो समझ लेगा, वरना आप स्किप करके अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 जनवरी को मैंने बताया 2020 में क्या था, आपका क्वेश्चन में दिया है आपका बुधवार था। तो एक ट्रिक बताई थी, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अगर एक वर्ष में लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन लीप वर्ष है 2020, हमें पता है कि 2020 की जो फरवरी है वो कितने की है, 29 की है, तो रिमाइंडर यहां पर 2 बचेगा। तो अब हमने कहा 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन पता चला, आप कहेंगे सर शुक्रवार पता चला। क्या चला, शुक्रवार पता चला। और आगे हमें जाना है 28 फरवरी तक। तो जनवरी में 1 तो काउंट हो गया, बचे कितने, 31 का होता है तो बचे 30 दिन, और 28 दिन वहां पर फरवरी के, दोनों को जोड़ा 28 30 कितना आया था, 58 आया था। कितना, 58। तो 7 से भाग लगाया, 7 8 56, रिमाइंडर कितना, 2 आया। इसी 2 रिमाइंडर को किसमें जोड़ दोगे, शुक्र में जोड़ दोगे, तो रविवार सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है और कोडेड ब्लड रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी की, ए माइनस बी का अर्थ है ए पति है बी का, ए क्रॉस बी का अर्थ है बेटा है बी का, ए डिवाइड बी का ए भाई है बी का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी बन रहा है वो हमेशा आगे वाला कुछ ना कुछ बन रहा है। तो देखो यहां पर पहली लाइन देखो, क्यू डिवाइड यू, कहने का मतलब है क्यू भाई है किसका, तो आप कहेंगे सर जो क्यू है वो भाई है किसका, पीछे वाले यू का। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे का है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है आगे वाला बेटा है किसका, पीछे वाले के का। तो मैं इसको थोड़े नीचे रखता हूं। ठीक है, क्यू भाई है किसका, अभी हमने बताया था यू का भाई बना था, किसका, यू का भाई बना था। और आगे का है यहां पर यू क्रॉस के, तो यू क्रॉस के में हमें पता चला है सर यू क्रॉस के का मतलब आगे वाला बेटा है पीछे वाले का। ठीक है, आगे वाला बेटा है बी का, तो आगे वाला बेटा यहां पर कौन बनेगा, यू बनेगा, यू बेटा बन जाएगा दोस्त। ये आपका प्लस बनेगा, किसका बनेगा, तो आप कहेंगे सर के का बेटा बनेगा। ठीक है, तो के का बेटा बना दिया। आगे फिर क्रॉस है तो फिर का है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है किसका, पीछे वाले एच का, तो यहां पर इसको मैं एच को बना दूंगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर एच आ गया ना, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहां पर आपका एच आ गया। आगे का है माइनस, माइनस का मतलब क्या है, एच माइनस डी,
क्या है, आगे वाला पति है पीछे वाले का, मतलब ए पति है बी का, तो आगे वाला पति एच पति हो जाएगा किसका, पीछे वाले की शादी करवानी पड़ेगी इससे डी से, तो ये डी का पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब अगर आप देखने जाएंगे तो पहली लाइन में लिखा आगे वाली माता है पीछे वाले की, तो आगे वाली माता मतलब डी माता है किसकी, पीछे वाले जे की, तो इसकी माता बना देंगे हम, यहाँ पर जे की माता बना देंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। ये आपस में कुछ भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन, क्योंकि अभी जे का जेंडर पता नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कहा है तो के किस प्रकार से संबंधित है जे से किसके साथ लगा है, जे से, तो ये रहा जे, ये रहा जे, जे क्या कहेगा, के क्या है, के भाई है जे का, आपको दिखाई दे रहा है एक ही लाइन में आ रहा है, तो ये क्या है, के भाई है जे का, से लगा है के जे के साथ, तो जे क्या कहेगा, के को, जे कहेगा कि ये मेरा भाई है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, हालांकि जे का अभी कोई जेंडर पता नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आपका विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने एक बार फिर से मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आपको इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस किन इलाकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जल्दी से बताओ, अपराध अगर नियंत्रण करना है तो पुलिस को किन इलाकों पर ध्यान देना चाहिए, समारोह स्थलों पर, गिरजाघरों पर, संवेदनशील इलाकों पर, इन सभी पर। देखो मोस्टली हमने बताया आप सभी का उत्तर क्या होगा, इन सभी पर। लेकिन दोस्त एक बात याद रखनी है, ऐसे पुलिस अगर सभी जगह लगा दोगे, चिड़ियाघर में लगा दोगे, समारोह में लगा दोगे, तो यार पुलिस का काम ये थोड़ी ना है, पुलिस का काम अपराध को नियंत्रण करना है। ये थोड़ी है ना कि जैसे चिड़ियाघर गिरजाघर में लगा दिया, ठीक है, या फिर समारोह स्थल पे कोई कहीं पर सिनेमा चल रहा है और वहां पर पुलिस लगा दी, तो पुलिस सिनेमा देखेगी या फिर दर्शकों को देखेगी। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं होगा, इन सभी का उत्तर नहीं बनेगा। इनका उत्तर ये बनेगा सर जहां पुलिस को संवेदनशील इलाके लगे, जहां पुलिस को लगे कि यहां पर कुछ खतरा होने वाला है, पुलिस पहले से ही समझ जाती है, तो वो संवेदनशील इलाकों पर पुलिस जरूर लगती है, ठीक है। तो याद रखेंगे पुलिस किन इलाकों पर विशेष ध्यान देगी, संवेदनशील इलाकों पर, किसी चौराहे पर, किसी ऐसी जगह पर जहां से ज्यादा आवागमन होता हो, ठीक है, इस तरह से। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से, ये भी सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MIMP क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, कह रहा है षटभुज का अर्थ 6 है, त्रिभुज का अर्थ यहाँ पर क्या है, 3 है, पंचभुज का अर्थ 5 है, चतुर्भुज का अर्थ 4 है और चतुर्भुज स्क्वायर का अर्थ 8 है, आयत का अर्थ 10 है। तो इस कोड का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बताओ जल्दी से। क्या आप कोई बता सकते हैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में? तब तक चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। देखो यहाँ पर हमसे कहा है जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 है, तो मैं स्क्वायर के स्थान पर 8 रख दूंगा, गुणा का चिन्ह लगा दूंगा, डेल्टा का मतलब 3 है यानी त्रिभुज का मतलब 3 है, इसको बंद कर दूंगा, डिवाइड को डिवाइड रहने दूंगा, और इस आकृति का मतलब क्या है दोस्त, 4 है, ये आकृति जो दे रखी है, तो यहाँ पर 4 लगा दूंगा। अब बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ पर है, ये रहा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 तिया 24 आएगा। डिवाइड, ब्रैकेट के बाद डिवाइड आएगा तो डिवाइड आपका सॉल्व हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 6 24, कितना आएगा 6। लेकिन दोस्त ऑप्शन में 6 तो दे नहीं रखा है, तो आप कहेंगे सर पीछे हमने कहीं देखा था 6 का अर्थ क्या था, याद रखेंगे 6 का अर्थ एक षटभुज वाली आकृति थी, तो षटभुज वाली आकृति विकल्प नंबर 1 में दी गई है, विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, कह रहा है दोस्तों सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। जितने भी दोस्तों स्केटर हैं, जितने भी स्केटर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, अच्छे तैराक हैं। तो मैं यहां पर बना देता हूं स्केटर को, किसको, ये आपके स्केटर हो जाएंगे। सभी स्केटर क्या हैं, क्वेश्चन में कहा है कि अच्छे तैराक हैं, तो यहां पर लिख दूंगा अच्छे तैराक। क्या लिख दूंगा दोस्त, अच्छे तैराक लिख दूंगा, क्योंकि हमसे क्या कहा है, कथन में कहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम अच्छे तैराक। इसके बाद देखो, इसके बाद कहा है सभी अच्छे तैराक धावक हैं। जितने भी अच्छे तैराक हैं वो सारे के सारे मित्र क्या हैं, क्वेश्चन के अनुसार धावक हैं, तो इनमें हम बनाएंगे यहां पर धावक। तो कुछ इस तरह का हमारा आरेख बनेगा। अब बताओ इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसको आप समझो। देखो कह रहा है कुछ धावक स्केटर हैं, कुछ धावक स्केटर हैं, क्या बाहर से कुछ अंदर पार्ट आ रहा है, मतलब मैं अगर कहूं इतना सा पार्ट धावक का है, तो इसमें एक छोटू सा पार्ट निकाल के अलग कर दूं तो वो भी तो धावक होंगे। तो आप कहेंगे अगर बड़ा पार्ट कुछ पूछा है बाहर से अंदर की ओर गया है, बड़ा पार्ट में छोटा पार्ट आ रहा है और कुछ वाला है तो सही होता है, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला हमेशा सही होता है। आगे कहा है दोस्तों कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं। देखो कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं, यहां पर समझो, यहां पर देखो आप देखेंगे दोस्त, अगर यहां पर आप देखेंगे, एक मिनट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी जो स्केटर हैं वो दोस्त, जो सभी के सभी स्केटर हैं यहां पर समझो, वो सारे के सारे अच्छे तैराक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो निष्कर्ष में हमसे कहा है कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं। देखो जब सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं तो कुछ क्यों होंगे,
यार यहाँ पर कहा है कि सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं, तो कोई निष्कर्ष में कहा कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखो दोस्तों, जब आपके सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं तो कुछ भी स्केटर तो अच्छे तैराक हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये वाला भी सही है। तो इस तरह से आपका बनेगा दोनों निष्कर्ष, एक और दो सही हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बोथ कंक्लूजन आर राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम विकल्प कौन सा है। यहां पर दोस्तों हमें विषम विकल्प बताना है, ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताओ इसका विषम उत्तर क्या होगा। तो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे, सीधे इसके लॉजिक की बात कर लेते हैं। देखो, मैं अगर दोस्त इनके बीच में एक दर्पण रख दूं, गौर से आपको समझना है, मैं अगर इनके बीच में एक दर्पण रख दूं तो ये क्या है, एक दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। गौर से समझो, इनके बीच में मैं अगर एक दर्पण रख रहा हूं तो ये क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर ये एक दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। इस बात को याद रखेंगे। देखो इसमें भी देखो, पी में, अब आगे एस में, फिर एफ में, फिर पी में। लेकिन डब्ल्यू का दर्पण प्रतिबिंब तो यार नहीं बन रहा है। डब्ल्यू तो आपका जल प्रतिबिंब बना रहा है। गौर से समझो, यहां पर ये आपका उल्टा इस तरह का है, तो ये यहां पर आकर के सीधा एस बन जाएगा। ये एफ सीधा है, तो दर्पण प्रतिबिंब के अपोजिट हमने बताया है पिछले क्वेश्चनों में, पिछली क्लासेस में, तो इस तरह का एफ बनेगा। अगर ये आपका इस तरह का है तो दर्पण प्रतिबिंब में उस साइड जाकर के पी बन जाएगा। लेकिन डब्ल्यू अगर ऐसा है तो दर्पण प्रतिबिंब में यार डब्ल्यू तो हमेशा डब्ल्यू ही रहेगा। डब्ल्यू हो, एक्स हो, इसके अलावा यू हो, इसके अलावा टी हो, ये दर्पण प्रतिबिंब में कभी बदलते नहीं है। लेकिन यहां पर डब्ल्यू को एम बता दिया, इसका मतलब है विषम विकल्प आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सीरीज से संबंधित है। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पर सीरीज में हमें देखना है। देखो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसके सीधे लॉजिक की बात करते हैं, किस तरह का इसमें लॉजिक चल रहा है। गौर से देखो, पहले अगर नंबर का अंतर देखेंगे, आप कहेंगे पहले नंबर का अंतर देखेंगे तो सर 11 का अंतर दिखाई दे रहा है। आगे अगर नंबर का अंतर देखेंगे तो सर कितने का है, 15 का अंतर दिखाई दे रहा है। 15 14 29 होता है। उसके बाद आगे देखेंगे तो 29 से 38 हुआ है, 9 दूनी 18 यानी कि 9 का अंतर है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे 38 से 51, 8 3 11 यानी कि दोस्त आपका यहाँ पर 13 हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चेक करेंगे तो दोस्त आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। आगे चेक करेंगे तो कितना है, आप कहेंगे सर 11 है। क्या इसका कोई लॉजिक बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। पहले 11, फिर 15, फिर 9, फिर 13, फिर आपका 7, फिर 11। तो यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गौर से समझो, अल्टरनेट चेक करो। मैंने बताया है ऐसे अंतरों में आपको अल्टरनेट चेक करना होता है। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो, सही हो जाए। तो आप यहां पर समझो, यहां पर आप समझो, देखो 15 में से 13 हुआ है मतलब -2 हुआ है। 13 में से 11 हुआ है मतलब -2 हुआ है। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो यहां पर 11 से 9 हुआ है तो -2 हुआ है। फिर 9 से 7 हुआ है तो यहां पर भी -2 हुआ है। और 7 से अगर -2 कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 आएगा यहां पर। और इस 69 में इस 5 को जोड़ देंगे, इस 69 में 5 को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 74 बन जाएगा दोस्त। क्या बन जाएगा, 74। देखो विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। क्या कोई तकलीफ है, इस तरह से आपका सही उत्तर बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है यदि जे को 20 के रूप में और बैट को 46 यानी 46 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो क्रिकेट का कोड क्या होगा, ये बताना है। देखो अगर दोस्त इस प्रश्न की बात करेंगे, जे हमारा जो होता है वो 10 पर होता है। जो जे होता है ये 10 पर होता है। इसमें क्या किया, अपने मन से 2 का गुणा कर दिया, 20 बना दिया। उसी प्रकार बैट को देखेंगे B80। ठीक है, बैट को देखेंगे B80। बी होता है दोस्तों 2 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, आप कहेंगे सर 23 होगा। और इसमें अपने मन से 2 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 46 हो गया। 46 हो गया। कहने का मतलब है सभी का प्लेस वैल्यू लिख दो और अपने मन से 2 का गुणा कर दो जोड़ के। तो सी आपका 3 पर होता है, आर आपका दोस्तों 18 पर होता है। 1 मिनट यहां पर नीचे लिखते हैं, सी 3 पर होता है, आर 18 पर होता है, और आई आपका 9 पर होता है, सी फिर से 3 पर होता है, के 11 पर होता है, ई 5 पर होता है, टी 20 पर होता है। तो इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो जल्दी से। कैसे जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर 20 5 25, 25 और 11 36, 3 39, 9 48 और 18 48 8 56 10 66, 66 3 68। तो कितना हुआ 68। और 68 में अपने मन से 2 का गुणा, 68 दूनी 136। क्या किसी विकल्प में है 136, 136। 68 कहीं गलती कर दी हमने, एक बार फिर से चेक करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, 20 20 5 25, 25 11 कितना होता है सर। अभी देखो 1 मिनट फिर से चेक करते हैं, 20 20 5 25, 25 और 11, 25 11 36, 3 39, 9 48, 48 18 56, 56 3 69 होता है यार। ठीक, कितना होता है 69 होता है। 69 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 आएगा। ठीक है, 70 दूनी 140, अगर 2 माइनस कर देंगे
तो आपका 138। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। 138 इसका सही उत्तर है। करना क्या था, जो भी लेटर की प्लेस वैल्यू है उनका प्लेस वैल्यू रखना था, सभी को जोड़ना था, उसके बाद अपने मन से भी 2 का गुणा करना था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बार फिर से सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसको बताना है। ठीक है, तो अगर क्यों ना इसका सीधा फिर से अंतर देख लेते हैं, एक बार इसका फिर से अंतर देख लेते हैं। 116 और 12 जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आगे अगर चेक करेंगे तो आप कहेंगे 28, यहां पर क्या हो जाएगा 28 8 36 10 46, कहने का मतलब 18 का अंतर है। आगे चेक करेंगे तो कितने का, 46 4 50 20 70, यानी कि दोस्तों 24 का अंतर है। और आगे तो दिखाई दे रहा है 30 का अंतर है। तो अगला अंतर क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या अगला अंतर क्या होगा। देखो यहां पर अगर नीचे गैप देखेंगे 6 का है, फिर से गैप देखेंगे फिर 6 का है, फिर से गैप देखेंगे फिर 6 का है, तो अगला गैप भी तो 6 का होना चाहिए। कहने का मतलब है 30 के बाद अगला 36 हो जाएगा, तो 200 में 36 जुड़ेगा सर, 236 इसका सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, 236 क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा इस प्रश्न का। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है 4 समूह में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक अलग है, विषम को ज्ञात कीजिए। कह रहा दोस्तों कढ़ाई है, जग है, मग है, कप है, इनमें से विषम क्या बनेगा, इसको बताओ। तो देखो कढ़ाई क्या है, एक लोहे का पात्र होता है। कढ़ाई क्या होता है, लोहे का पात्र होता है जिसमें हम पूड़ियां बनाते हैं। ठीक है, सब्जी बनाते हैं, बड़े बड़े तेरहवीं वगैरह और शादी होती है इनमें बनाते हैं। जग की बात करेंगे तो ये पानी का छोटा सा साधन है, पानी को भरने का। कप की बात करेंगे ये भी एक पानी पीने या चाय पीने का एक साधन है। ठीक है, पानी या चाय लिख देंगे, छोटा सा साधन है। मग की बात करेंगे तो मग भी एक पानी उड़ेलने या पानी डालने या पानी को भरने का एक छोटा सा साधन है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। लेकिन कढ़ाई को देखेंगे तो ये आपका लोहे का पात्र है। अन्य देखो मग प्लास्टिक का भी हो सकता है, मग आपका मिट्टी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, और कप आपका कैसा, मिट्टी, चीनी मिट्टी का होता है। तो कढ़ाई इसका विषम उत्तर बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चाहो तो बड़े के आधार पर देख लो, चाहो तो आप इस्पात के आधार पर देख लो। कढ़ाई किससे बनती है, लोहे से, बाद बाकी अन्य से बनती है। ठीक है, तो कढ़ाई विषम है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है अक्षरों का वह संयोजन चुने जिसे निम्नांकित श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमबद्ध रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं मित्र, एक बात याद रखनी है आपको, सबसे पहले लेटर काउंट कर लेने हैं, किसी की बात नहीं सुननी। सबसे पहले लेटर काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने लेटर हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो टोटल लेटरों की संख्या मिली है वो सर हमें 15 मिली है। तो 15 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 लिखेंगे, इनको 2 भागों में तोड़ेंगे। या तो आप 5 गुणा 3 में तोड़ लो, या आप 3 गुणा 5 में तोड़ लो। और हमेशा प्रयास करना है बड़े वाले में तोड़ने का, हमेशा मैक्सिमम केसेस में आपको बड़े वाले में तोड़ना है। तो 5 5 के 3 पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, 5 5 के 3 पेयर बनाएंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या भर सकते हैं। देखो यहाँ पर पहले स्थान पर x है, इसमें भी x है, तो यहाँ पर x भर देते हैं। उसके बाद 1 मिनट, यहाँ पर x भर देंगे। उसके बाद देखो x के बाद o आया है, x के बाद यहाँ पर o नहीं है तो इसमें o भर दो, इसमें भी o भर दो। उसके बाद u आया है तो यहाँ पर u भर दो। यहाँ पर देखो z आया है तो इन दोनों में z भर दो। ठीक है, इन दोनों में आप z भर दो। आगे लास्ट में b आया है तो b यहाँ पर भर दो। तो आप बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा। आप बता सकते हो, एक्स ओ यू जेड बी का एक पेयर चला जो 3 बार लगातार चल रहा है, और इसके बाद हमने फिल क्या किया है, ओ फिल किया है, जेड फिल किया है। ओ जेड से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये विकल्प गलत है। लास्ट में हमने जेड फिल किया है, देखो लास्ट में इसमें जेड नहीं, तो ये विकल्प गलत है। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद लास्ट से थर्ड देखेंगे तो बी फिल किया है, लास्ट से थर्ड बी फिल किया है, तो विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर बनेगा। इसको याद रखेंगे, ओ जेड एक्स, उसके बाद यू बी ओ जेड। ठीक है, इस तरह का हमारा जो लेटर बनेगा वो आपका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन मैथ से संबंधित भी है, आपका 3D से। ठीक है, यहां पर हमसे कहा है, सॉरी 2D से संबंधित है। यहां पर आपसे कहा है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 12 मीटर है, यानी कि एक वर्गाकार एक पार्क है, उसकी भुजा 12 मीटर है। यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा लगाया जाता है, तो बगीचे सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बगीचे सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, यहां पर ये जो लिखा है बगीचे सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई मायना नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। देखो क्वेश्चन में कहा है एक वर्गाकार एक पार्क है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वर्ग है, एक वर्गाकार पार्क है। मैं इसको रखता हूं यहां पर, इसकी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग है, तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी सर, 12 की हो जाएंगी। ठीक है, 12 की हो जाएंगी, यही तो बताना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। कह रहा है पार्क के चारों ओर, मैं इसको बना देता हूं, इसको लिख देता हूं पार्क, क्या लिख देता हूं, यहां पर ये पार्क है।
पार्क के चारों ओर मित्र एक बगीचा लगाया गया है। क्वेश्चन में कहा है पार्क के चारों एक बगीचा लगाया गया है जिसकी भुजा वर्गाकार है और 24 मीटर की भुजा है। तो ये भी एक वर्ग है, ये भी आपका एक वर्ग है, इसको याद रखेंगे। लेकिन इस बार इसकी जो भुजा है, एक मिनट, इसकी जो भुजा है दोस्त, इसको याद रखेंगे, ये आपकी 24 मीटर है। कहने का मतलब अगर ये 24 है तो ये भी 24 है, नीचे वाली भी 24 है, और नीचे यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड वाली भी 24 है। तो अब बताना है बगीचे सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कोई औचित्य बनता है, ये बगीचे सहित पार्क का क्षेत्रफल, पार्क के क्षेत्रफल का क्या मतलब है, बगीचे का क्षेत्रफल ही निकाल देंगे, क्योंकि नीचे वाला बगीचा है, बगीचे सहित निकालना है, तो पार्क का अलग से थोड़ी ना निकालेंगे यार, सीधा 24 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर आपको तो पता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दो, 576। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 576 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 6 ट्रक के बारे में बताया गया है जो कि एक वृत्ताकार पथ पर इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, जरूरी नहीं वो इसी क्रम में हो। यानी कि आपके पास मित्र 6 ट्रक हैं। कितने ट्रक हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले एक वृत्ताकार क्या बनाएंगे, हम पार्क बनाएंगे, यानी कि वृत्ताकार क्या बनाएंगे, पथ बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। यहाँ पर 6 ट्रक खड़े करने हैं, तो 2 इस तरह से हो जाएंगे आपके, 2 इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक बार फिर से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये 6 हो गए, सीधे यार नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये 6 ट्रक खड़े हैं। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। हमसे कहा है जो क्यू नाम का ट्रक है वो यू के बाईं ओर दूसरा है। क्यू नाम का जो ट्रक है मित्र याद रखेंगे, ये यू के बाईं ओर दूसरा है। तो अगर मैं यू को यहाँ पर रख दूं और बायां दिशा इसकी ये होगी क्योंकि मुख अंदर की ओर है, तो बाईं ओर दूसरा आपका क्यू नाम का ट्रक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ो आगे का है एस एम के तुरंत बाईं ओर है, इसको छोड़ दो। यू और क्यू से संबंधित ढूंढो कहां पर कुछ मिल रहा है। आप कहेंगे दोस्त के ओ के दाईं ओर दूसरा है, यू ओ के तुरंत दाईं ओर है। जो ओ नाम का शख्स है, देखो ये लिखा है ओ नाम का जो शख्स है क्यू के तुरंत दाईं ओर है, तुरंत दाईं ओर का है ना, तो क्यू का दायां कौन बनेगा, दायां बनेगा ये दिशा। और कौन सा शख्स बैठा है, कौन सा ट्रक बैठा है, तो आप कहेंगे ओ नाम का ट्रक। कौन सा नाम का ट्रक, आप कहेंगे सर ओ नाम का ट्रक है, तो ओ नाम का ट्रक यहां पर रख देंगे, ठीक है, ओ नाम का ट्रक हो जाएगा। उसके बाद पीछे कहा था के ओ के दाईं ओर दूसरा है, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, तो दाईं दिशा तो यही बन रही है, तो के नाम का ट्रक यहां पर आ जाएगा दाईं ओर दूसरा। आगे दोस्तों हमसे कहा है, ठीक है, दाईं दाईं ओर दूसरा बोला है, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, के नाम का जो ट्रक है वो ओ के दाईं ओर दूसरा हो जाएगा, तो दाएं दिशा ये बनेगी, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और कहा है ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ जो है वो क्यू के तुरंत दाईं ओर है, तो ये भी ओ के तुरंत दाईं ओर बना दिया है। आगे कह रहा है दोस्तों एस एम के तुरंत बाईं ओर है। एस एम के तुरंत बाईं ओर कैसे बन जाएगा यार, ये बताओ, एस एम के तुरंत बाईं ओर कैसे बन जाएगा, क्या मैंने कहीं पर गलती कर दी, इसको एक बार चेक करते हैं। देखो दोस्तों हमने यार पहली लाइन में गलती कर दी है, यहां पर लिखा है जो क्यू है वो यू के बाईं ओर है और मैंने यू के दाईं ओर बना दिया क्यू को, तो मैं इसको एक बार जल्दी से हटा देता हूं और यहां पर क्यू को किस ओर बनाऊंगा, तो अब की बार बाईं ओर बना दूंगा, तो सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और आगे दोस्त हमसे कहा है ओ से संबंधित कहा था ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ नाम का जो ट्रक है वो क्यू के तुरंत दाईं ओर है, तो ओ यहां पर आ जाएगा आपकी बार में। और आगे कहा था के जो है वो ओ के दाईं ओर दूसरा है, तो ओ के दाईं ओर दूसरा मित्र, ओ के दाईं ओर दूसरा आपका के हो जाएगा। अब देखो कहा है एस एम के तुरंत बाईं ओर है, एस जो ट्रक है वो एम के तुरंत बाईं, अगर मैं एम को यहां पर रख देता हूं तो इसका बायां इस दिशा में बनेगा और एस यहां पर आ जाएगा। सारे ट्रक दोस्त खड़े हो गए हैं और क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, कह रहा है के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा है। यार के बाईं ओर यहां पर लेटर ही गायब है, यहां पर लेटर ही गायब है यार, टाइपराइटर क्या करता है, यहां पर लेटर गायब है, इसको किसी तरह से बना लेते हैं। अगर मैं कहूं क्यू के, अगर मैं यहां पर रख दूं क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा है, तो क्यू का बायां कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, और बाईं ओर दूसरे मतलब पहला छोड़ देना, दूसरे स्थान पर एस आएगा। आप यहां पर क्यू को बना लो, एस इसको रख दो, इस तरह से आपका सही उत्तर एस बन जाएगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा है, कह रहे नीचे दी गई समस्या आकृति का अध्ययन करें और एक्स के स्थान पर आने वाली आकृति की पहचान कर उत्तर विकल्पों में से चुनें। तो सही उत्तर कौन सा बनेगा विकल्पों में से, हमें यह बताना है। देखो दोस्तों अगर गौर से आप समझेंगे, यहां पर जो आकृति दे रखी है, यहां पर मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूं इस तरह से, ठीक है। यहां पर जो आकृति दे रखी है और ये जो आकृति दे रखी है, ये एज इट इज आकृतियां हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी दिशा की ओर मुख करे हैं। गौर से समझो, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, तो यहां पर इस तरह की आकृतियां एज इट इज बनी हुई हैं
उसी प्रकार अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये आकृति बनी है, यानी कि मैं कलर चेंज करके बताता हूं किस आकृति की बात कर रहा हूं, इस आकृति की बात कर रहा हूं दोस्त, इस आकृति की, ठीक है। जो ये आकृति बनी है इसकी एज इट इज अपोजिट आकृति बतानी है। तो इसकी जो एज इट इज अपोजिट आकृति बनेगी वो यहां पर बनेगी, कहां पर, यहां पर बनेगी, गौर से समझना है, इस तरह की बन जाएगी। और उसके बाद अगर इसका मुख नीचे की दिशा में है तो इसका मुख बीच से काटते हुए ऊपर की दिशा में चला जाएगा। जल्दी से बताओ ऊपर की दिशा में कौन सा मुख दिखाई दे रहा है, ताकि हमारी आकृति पूर्ण हो जाए। आकृति पूर्ण बन रही है बिल्कुल एज इट इज। तो आप देखो ऊपर की ओर इस दिशा में ऐसा मुख नहीं है तो ये गलत हो गया, इस दिशा में ऊपर की ओर ऐसा मुख नहीं है तो ये गलत हो गया, इस दिशा में इसका नीचे की ओर मुख है तो ये गलत हो गया। विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है दोस्तों। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, असंगत की पहचान करो। यानी वर्गीकरण में आपका ये आपकी जो नॉन वर्बल होती है वहां से पूछा गया है। कह रहा है दोस्तों यहां पर बताओ इसका विषम उत्तर क्या होगा। देखो इसके विषम उत्तर की बात करते हैं तो देखो ये त्रिभुज है, सबसे पहले आपको समझना है ये त्रिभुज है, बीच से काटा गया है। उसी प्रकार यहां पर आपका एक सर्कल दे रखा है और इसको भी बीच से काटा गया है। यहां पर आपका एक वर्ग दे रखा है और इसको भी बीच से काटा गया है, मतलब खड़ा काटा गया है। कहने का मतलब है, कैसे कह सकते हैं, यहां पर ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। लेकिन दोस्त अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखेंगे तो इसको किस में काटा गया है, रो में काटा गया है, यानी कि पंक्ति वाइज बेड़ा, मतलब कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट काटा गया है। तो यही इसका विषम होगा। अगर ये सीधा कटा होता तो सही उत्तर हो जाता, लेकिन ये उल्टा कटा है तो विषम पूछा है, विषम तो यही बनेगा, ठीक है, विषम यही बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह इस बार हमें मिडिल में दे रखा है, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखो इसके अगर लॉजिक की बात करते हैं, आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को या तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या तो अप टू डाउन सॉल्व करेंगे, और हमेशा बड़ी संख्या की ओर। तो बड़ी संख्या इस बार नीचे की ओर दे रखी है ये सारी की सारी, तो नीचे की ओर इसको सॉल्व करेंगे। तो किसी न किसी प्रकार के इन दो संख्याओं का प्रयोग करके हमें 44 प्राप्त करना है, ठीक है, उन दो संख्याओं यानी 4 और 15 को। तो कैसे करेंगे, इनको आपस में आप लोग जोड़ेंगे, 4 और 15 को, किसको, 4 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 4 19 हो जाएगा। अपने मन से आप लोग यहाँ पर 3 और जोड़ देंगे, याद रखेंगे मैंने अपने मन से कितना जोड़ा है, 3। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो बनेगा 22, और इस 22 का 2 में गुणा कर देना है, ठीक है, 2 में गुणा कर देना है तो 44 प्राप्त हो जाएगा। गौर से समझो ये 44 आ गया है। इसी प्रकार लॉजिक का प्रयोग करेंगे हम अब लास्ट वाले के लिए, यानी कि 6 और 21 के लिए। 21 और 6 जोड़ेंगे दोस्त, 21 और 6 जोड़ देंगे, आप कहेंगे सर 27 हुआ है। 27 हुआ है तो अपने मन से पीछे अगर 3 जोड़ा था तो यहाँ भी 3 जोड़ देंगे, तो अब कितना होगा 30, और 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो 30 दूनी की 60। देखो 30 दूनी की 60 ये दे रखा है। इसी प्रकार ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 7 में जोड़ें, ठीक है, 7 में जोड़ें और उसके बाद उसमें +3 और ऐड करें। तो कहने का मतलब है अगर 7 3 10 यहीं पर कर दें, देखो गौर से समझो, मैंने 3 इसमें भी जोड़ा था अपने मन से, इसमें भी 3 जोड़ा था, तो इसमें भी अपने मन से क्या जोड़ दें, 7 और 3 10 जोड़ दें। क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दूं और उसके बाद 3 जोड़ दूं और उसके बाद यहाँ पर जोड़ दूं क्वेश्चन मार्क, और बराबर में प्राप्त क्या करना है, नीचे 68 प्राप्त करना है, ठीक है। इसको समझो, तो कैसे प्राप्त करेंगे, 7 3 10, ये क्वेश्चन मार्क बराबर 68 में से क्या घट जाएगा, आपका 10 घट जाएगा, ठीक है, 68 में से 10 घट जाएगा। ये कुछ गड़बड़ा लग रहा है दया, 7 3 10 और 2 का गुणा भी तो करना था यार, इसमें 2 का गुणा भी तो करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 3 10 दूनी के 20, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में भी 2 का गुणा होगा इस तरह से, तो 20 वहां पर घटेगा 68 में से, 68 में से 20 घटेगा, गौर से समझना है। 2 क्वेश्चन मार्क बराबर आपका कितना बचेगा, 48। 48 ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 कितना बचेगा 24, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 24 बचेगा। कहने का मतलब है 24 क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा, इस बात को याद रखेंगे। कैसे, एक बार फिर से समझो, मैंने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा है, अपने मन से 3 जोड़ा है और 2 का गुणा कर दिया है, 15 4 19 3 22 दूनी 46। उसी प्रकार 6 3 यहाँ पर जोड़ा था, 6 3 9 और 21 30 में और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 अपने मन से 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो अगर 7 में 3 यहाँ पर जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 24 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, और अपने मन से 2 का मल्टीप्लाई। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में चेक को ये लिखा जाता है सोर, यहाँ पर SURGE ये लिखा जाता है, तो पृष्ठ का कोड क्या होगा, इसको हमें बताना है। गौर से समझो आप इसको किस तरह से लिखा गया है दोस्त, ठीक है, किस तरह से इसको लिखा गया है, इसका हम लॉजिक समझेंगे इंपॉर्टेंट तरीके से। इसका सही उत्तर क्या बनेगा, अगर दोस्तों मैं इस प्रश्न को देखूंगा तो आपको समझना है CH क्या लिखूंगा, CHE
उसके बाद क्या हो जाएगा सी, CHECK, ठीक है, CHECK लिखा है। इसका कोड क्या किया गया है, आप कहेंगे सर 6 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है फिर 6 है और 22 है। तो इसको आपको समझना है, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक प्यारे मित्रों बहुत अच्छा है। ये सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 3 का डबल लिख दिया है, गौर से समझना है। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 3 का डबल लिख दिया है। एच जो है, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, तो 16 लिख दिया है। लेकिन बीच वाला जो नंबर है लेटर, बीच में जो लेटर आया है ई, उसको एज इट इज जो प्लेस वैल्यू है वैसे ही लिखा गया है। सी को फिर से डबल करके 6, 11 को फिर से डबल करके 22, ठीक है, इसको आप समझो। उसके बाद एस कितने पर होता है, आप कहेंगे 19 पर, 19 दूनी के 38 लिखा है। उसके बाद देखेंगे यू, यू 21 पर, 21 का डबल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 21 का जो डबल बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा सर, 21 का डबल हो जाएगा हमारा, एक मिनट, यू हमारा 21 पर है तो यू को 21 रहने दिया है। इसके बाद गौर से समझो, यहाँ पर आर कितने पर है, आप कहेंगे आर आपका हो जाएगा 18, 18 दूनी के 36 लिखा है, ठीक है। उसके बाद जी हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 लिखा है, ई हो जाएगा 5, तो 5 लिखा है। देखो यहाँ पर जो स्वर हैं प्यारे दोस्त, यहाँ पर इसको याद रखेंगे, जो आपके स्वर हैं उनको एज इट इज रहने दिया जो प्लेस वैल्यू है, जबकि जो व्यंजन है, जो वोवेल है, याद रखेंगे, सॉरी जो आपके कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, व्यंजन को क्या किया है इन्होंने, व्यंजन का स्थानीय मान डबल कर दिया है, स्वर को एज इट इज रहने दिया है, व्यंजन में 2 का गुणा कर दिया है, ठीक है, इसको आप समझो। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है पृष्ठ, पी क्या है, आप व्यंजन है, तो आप कहेंगे 16, 16 पर होता है तो डबल हो जाएगा 32, मतलब 32 से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, 32 से इस कोड की शुरुआत होनी चाहिए। तो देखो ये विकल्प गलत, ये विकल्प गलत। उसके बाद आर होता है कितने पर, 18 पर, तो ये भी एक व्यंजन है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 36, मतलब 32 के बाद 36, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद आई, आई कितने पर है सर, आई एक स्वर है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो इसको 9 ही रहने देंगे, तो यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। ई आपका 5 होता है, तो इसका प्लेस वैल्यू भी कितना रहने देंगे, हम 5 ही रहने देंगे, क्योंकि ये एक स्वर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी देखो 5 है। उसके बाद एस आपका कितने पर, 19 पर, तो 19 दूनी 38 आएगा, क्या आएगा 38 आएगा, देखो 38 यहाँ पर है, ये एक क्या था व्यंजन था तो डबल कर दिया, फिर से टी व्यंजन है तो इसको भी डबल करेंगे 40, देखो यहाँ पर 40 है ही नहीं, कहने का मतलब है जो विकल्प नंबर 1 है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 40 नहीं है, तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही उत्तर बनेगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखो जो वोवेल थे उनको सिंगल रखना है उसके प्लेस वैल्यू के माध्यम से, जो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है उनको डबल करके लिखना है। इस तरह से इसका कोडिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ताजमहल, स्मारक और व्हाइट हाउस, बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो देखो अगर बात करेंगे इस प्रश्न की, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें स्मारक के बारे में। किसके बारे में, स्मारक के बारे में। सबसे पहले स्मारक लिखूंगा, और स्मारक जो है प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये हमारा ताजमहल है। ताजमहल क्या है, इस एक प्रकार की स्मारक यानी इमारत है, तो यहां पर लिख दूंगा ताजमहल को, ताजमहल जो कि आगरा में पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस क्या है दोस्त, व्हाइट हाउस क्या है, अगर व्हाइट हाउस की बात करते हैं अगर हम व्हाइट हाउस की बात करते हैं तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का हाउस है, यानी कि ये भी एक स्मारक है। गौर से समझो, जो व्हाइट हाउस है दोस्तों ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसका स्मारक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट हाउस भी स्मारक में आएगा, इस बात को याद रखेंगे। यानी कि स्मारक एक बिल्डिंग, एक ताजमहल है, उसी प्रकार व्हाइट हाउस भी एक बिल्डिंग है जो कि स्मारक है। तो इस तरह का सही उत्तर विकल्प नंबर देखो 3 में दिया गया है, और कोई उत्तर नहीं है, इस तरह से याद रखेंगे, विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा है डॉक्टर विवाहित और महिलाएं, डॉक्टर विवाहित और महिलाएं, तो इसको आप समझो इस तरह से हम बनाएंगे डॉक्टर के लिए, किसके लिए, डॉक्टर के लिए। उसके बाद यहां पर बनाएंगे मैरिज, जिनकी मैरिज हो गई है उनके लिए, तो महिलाएं भी मैरिज होती हैं और डॉक्टर भी मैरिज होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपकी लेडीज हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब या फिर वुमन लिख लो या लेडीज लिख लो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये तीनों का कुछ इस तरह का आरेख बनेगा, विकल्प नंबर आपके 2 में दे रखा है, इस तरह से ये इसका सही उत्तर बनेगा। आज की क्लास दोस्त यहीं पर समाप्त होती है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, माफी चाहेंगे, थोड़ा समय आपका ज़्यादा ले लिया है हमने, ठीक है। यदि क्लास पसंद आई है तो उसके लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।